वेलकम टू माय चैनल कहानी बड़ी बहू भाग 7। जसकरण और देवकी का कमरा रंग बिरंगे प्रकाश से जगमगा रहा था। सामने तिपाई पर दूध का गिलास और पानी का मग भरकर रखा हुआ था। देवकी घूंघट ओढ़े जसकरण की प्रतीक्षा में बिस्तर पर बैठी थी। जैसे ही जसकरण ने कमरे में प्रवेश किया, देवकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जसकरण का यह सब देखकर भी उदास चेहरे के साथ जब बिस्तर पर पहुंचा तो देवकी समझ गई कि शायद जसकरण के मन में अभी भी कल की बात का मलाल है। वह बिस्तर पर बैठी जसकरण के मुख से प्रेम के दो मीठे बोल सुनने को उत्सुक थी। जब जसकरण ने देवकी से ऐसा कुछ नहीं कहा और बिस्तर पर लेटने से पूर्व लाइट बंद करनी चाहिए, तो देवकी ने जसकरण से पूछा, क्या आप मेरी बातों से इतने नाराज हो कि अब मुझसे दो बात भी नहीं करना चाहते? लगता है आपको यह साज सज्जा कमरा पसंद नहीं आया, या फिर मेरी सूरत ही अच्छी नहीं लग रही है। चलो ठीक है, कम से कम सोने से पहले यह दूध का गिलास तो पी लो। जसकरण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है देवकी, मुझे मालूम है कि यह मेरा ससुराल है और ससुराल में ठाट बाट होने से कुछ नहीं होता। मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी से पहले मुझे भी खुद का ऐसा ही घर तैयार करवाना चाहिए था। कल तुमने ठीक ही तो कहा था कि इन जानवरों के बीच में घर गृहस्थी की शुरुआत करेंगे तो खुद तो जानवर जैसे बनेंगे, साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही धूल बांटती रहेगी। खबरदार जो इस जगह पर कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की सोची भी तो मैं कल ही अपने पीहर लौट जाऊंगी। जब तुम्हारे घर की यह स्थिति थी तो क्या जरूरत थी शादी करने की? बस तुम्हारी इतनी सी बात बार बार मेरे हृदय को कचोट रही है। जसकरण का उदास चेहरा देखकर देवकी बोली, इसलिए तो मैं मायके आने की जिद कर रही थी। अब यहाँ हमारे लिए किस बात की कमी है? यह भी तो हमारा अपना ही घर है। जसकरण ने दबी जुबान में कहा, सुनने में यह बात अच्छी लग रही है, लेकिन हकीकत में शादी के बाद दुल्हन का असली घर ससुराल ही होता है। मायके से एक बार डोली उठ जाती है तो लड़की फिर पराई अमानत हो जाती है। इसलिए अब तुम भी इस घर को अपना घर मत समझो। आज मेरा घर जैसा भी है, इस समय उसे ही अपना घर समझकर स्वीकार करो। हो सकता है निकट भविष्य में मैं आपको यह सब खुशियाँ दे सकूं, जिसके लिए तुम यहाँ आने के लिए बेचैन थी। यह कहकर जसकरण चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। देवकी ने मुस्कुराते हुए जसकरण से पूछा, तो क्या आज की रात भी सुनी सुनी ही गुजारोगे? देवकी के चेहरे की मुस्कान को देखकर जसकरण ने कहा, हाँ लगता तो यही है, बाकी तुम्हारी इच्छा। देवकी ने कहा, अच्छा जी, अब यह सब नाटक मत करो, कल से आपकी बेचैनी को देखकर मैं सब समझ रही हूँ। जसकरण ने भी हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, अब सो जाओ, सफर की थकान से मुझे भी नींद आ रही है। शुभ रात्रि। जसकरण के मुख से इस तरह की बात सुनकर देवकी की सारी उम्मीदों पर जैसे तुषारपात हो गया। वह सोच रही थी, वह स्त्री होकर अपने दिल की हर एक बात इतने कैसे स्पष्ट कह सकती है। लेकिन क्या इनको मेरी कल की बात इतनी अखर गई कि इनके हृदय में कल तक मेरे लिए जो उमंग थी वह आज अचानक इतनी स्थिर पड़ गई? लगता है मैंने कल रात जस्सो दीदी की बात मानकर अच्छा नहीं किया। देवकी इसी सोच में डूबी हुई थी कि जसकरण ने कमरे की लाइट बंद कर दी। जगमगाते प्रकाश से अचानक कमरे में घुप अंधेरा छा गया। फिर भी देवकी कुछ देर तक इस अंधेरे में ही गृहस्थी के उजाले की तलाश करती रही। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद जब जसकरण ने नींद में हल्के हल्के खराटे भरने शुरू कर दिए तो देवकी के सारे अरमानों पर भी पानी फिर गया। इस तरह कल रात जस्सो ने देवकी को त्रियाहट का जो मंत्र पढ़ाया था, जसकरण ने आज उस मंत्र के असर को जड़ से ही खत्म कर दिया। काफी देर तक देवकी बिस्तर पर करवटें बदलती रही, लेकिन जब जसकरण की नींद न टूटी तो वह खुद भी उदास मन के साथ सो गई। अगली सुबह देवकी की माँ जल्दी उठ गई। अभी वह मेहमानों के लिए चाय बनाने की सोच ही रही थी कि देवकी अपने पल्लू में दूध का गिलास छिपाकर रसोई घर में पहुंच गई। बेटी को इतनी सुबह रसोई घर में देखकर तारा खुद भी हैरान थी। उसने देवकी के उदास चेहरे की ओर देखकर हैरानी के साथ पूछा, देवकी तू इतनी जल्दी क्यों जाग गई, और तेरे हाथ में यह भरा हुआ दूध का गिलास कैसा? क्या दामाद जी दूध नहीं पीते? देवकी ने माँ का दिल रखते हुए कहा, नहीं नहीं, दरअसल सफ़र की थकान के कारण वे जल्दी सो गए थे, इसलिए दूध का गिलास ऐसे ही भरा का भरा रह गया। तारा एक स्त्री ही नहीं बल्कि देवकी की माँ भी थी। बेटी के मुख से ऐसी बात सुनकर वह समझ गई कि देवकी उससे जरूर कोई न कोई बात छिपा रही है। वह सोच रही थी, अभी तो कल ही इनकी शादी हुई है, नई नई शादी में तो ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। तो फिर दामाद जी हमारी बेटी या हमसे नाराज़ तो नहीं है? इसके बाद देवकी के सिर पर हाथ रखकर तारा ने बड़े प्यार से पूछा, क्या दामाद जी अभी भी सोए हुए हैं? देवकी ने अपने चेहरे की उदासी को छिपाने की कोशिश के साथ कहा, हाँ वो ऐसे सोए हैं जैसे घोड़े बेच कर आए हों, इसलिए तो मौका मिलते ही मैं यहाँ चली आई। तारा ने पूछा, कहीं दामाद जी हमसे नाराज़ तो नहीं हैं? देवकी बोली, भला वे आप लोगों से नाराज़ क्यों होंगे? आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या कमी रखी है जो ये लोग नाराज़ होंगे?
तारा ने पूछा, अच्छा ये बता, तुझे अपने सास ससुर का व्यवहार कैसा लगा? सास का नाम सुनते ही देवकी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। फिर भी उसने माँ से कहा, माँ एक दिन में किसी के व्यवहार का क्या पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर मेरी सास की बात ही चलती है। सास तो हमें कल यहाँ भेजना ही नहीं चाहती थी। वह कह रही थी 1 सप्ताह बाद मायके जाना, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर चली आई। तारा ने देवकी से पूछा, हम भी यही सोच रहे थे कि तुम लोग 1 सप्ताह बाद ही इधर आओगे। क्या तेरी ससुराल में रहन सहन की कोई दिक्कत है? जैसे ही माँ ने देवकी को यह बात पूछी, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सिसकते हुए उसने माँ को सारी बात बताई तो तारा भी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित दिखी। फिर भी उसने देवकी से पूछा, क्या दामाद जी ने तुम्हें यहाँ आने को कहा या तू अपनी जिद से आई है? देवकी बोली, ये तो कह रहे थे कि कुछ दिन ठहर कर जाएंगे, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं अब कब तक इनकी गौशाला में दिन काटूंगी। देवकी के मुख से यह बात सुनते ही तारा समझ गई कि लगता है कहीं मेरी बेटी दामाद की गृहस्थी की है गाड़ी पटरी से न उतर जाए। इसलिए उसने देवकी को समझाते हुए कहा, तूने बड़ी भूल कर दी पगली। भला कोई शादी के पहले दिन से ही अपने पति को इस तरह से परेशान करता है? 2-4 दिन की ही तो बात थी। दामाद जी का मन रखने के लिए सही तुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। इसके बाद हम लोग उनको समझा देते, हो सकता था कि वह जल्दी ही तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले जाते। तू नहीं जानती, यदि मर्द लोग भी औरत की तरह अपनी जिद पर आ जाते हैं तो गृहस्थ जीवन बड़ा दुखदायी हो जाता है। ठीक है, आगे से इन बातों का ध्यान रखना और किसी और के बहकावे में कभी मत आना बेटी, वरना जिंदगी तो तुम्हारी ही बर्बाद होगी। इतनी देर में चाय तैयार हो चुकी थी। तारा ने बेटी से कहा, कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी यह चाय लेकर दामाद जी के कमरे में चली जा। दोनों आराम से चाय पियो और हाँ, दामाद जी से कल रात की किसी भी बात की शिकायत मत करना। देवकी ने हाथ मुंह धोकर जल्दी से अपने बाल संवारे। अपनी माँ की बात को मानते हुए चाय के दोनों कप उठाकर वह तुरंत जसकरण के पास चली आई। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।